डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट क्या होता है ये बतलाया था, तो पहले आप उसको ज़रूर देखें, तभी आपको डिटर्मिनेंट निकालना आएगा। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, बहुत आसान है। ये क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब मान लीजिए कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू डिटरमिनेंट का नहीं बदलेगा। इसका मतलब मान इसका कोई एक डिटरमिनेंट निकलेगा। हमने आपको क्या सिखलाया था कि हम लोग वहाँ से डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे जहाँ हमें जीरो ज़्यादा मिलेगा। तो आप यहाँ पे आपको जो भी जैसा भी जिसमें भी आसान प्रतीत हो वो काम कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट से निकाल लें, थर्ड से निकाल लें, लेकिन ऐसा करने पे कम कैलकुलेशन होता है। तो चलिए हम लोग इसमें एक्सपैंडिंग अलोंग इधर से करते हैं। ये आपको लिखना है एग्जाम में कि आप कहाँ से एक्सपैंड कर रहे हो, जब 3 ऑर्डर का आएगा तब। एक्सपैंडिंग अलोंग R2 कर रहा हूँ मैं, R2। देखिए क्या आएगा, ये पोजीशन माइनस के लिए है तो -6। ये हम लोग डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसको और इसको छोड़ना है, इनको मल्टीप्लाई करिए, दोनों माइनस में है तो 21, इधर से मल्टीप्लाई करिए -25। ये जीरो ही है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक आप कैलकुलेशन से बच गए। यहाँ फिर से माइनस आएगा इस एलिमेंट के पोजीशन के हिसाब से। इसको छोड़िए, इसको मल्टीप्लाई करिए, आप क्या आएगा 10, और ये -3 +3 हो जाएगा। यहाँ पे -3 की वजह से 10 आया, ध्यान रखने बच्चों। अब देखिए क्या आएगा इसमें, इसको कैलकुलेट करिएगा तो -4, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो +24, और ये आपका क्या आ रहा है 13 में 4 मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया -52, और इसको माइनस करेंगे तो -28। ये आपका डिटरमिनेंट आया एक्सपैंडिंग अलोंग R1। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि रो को यदि आप कॉलम में चेंज कर दें, मतलब ये ऐसा कब क्या करते थे मैट्रिसेस का, आपको कुछ याद आ रहा है? रो को कॉलम में बदलने को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। इसका मतलब यदि हम लोग डेल्टा डैश निकालने की कोशिश करें, उससे पहले हम लोगों को रो को चेंज करना पड़ेगा। जो रो लिखा हुआ है कॉलम में लिख देंगे इसी चीज को। अब देखिए यहाँ पे 6 0 4 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 5 और -7। चलिए अब फिर से हम इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग इधर से निकाल लेते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े, देख ही लिया आपने। हम लोग चलिए इधर से निकालते हैं, एक्सपैंड फिर से निकालते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग। आप कॉलम से भी निकाल सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। एक्सपैंडिंग अलोंग R2 कर रहे हैं इस बार। यहाँ पे पहले ही माइनस मिल गया तो +3 लिखेंगे। ये हम लोग डेल्टा डैश रो को कॉलम में बदलने के बाद का डिटरमिनेंट वैल्यू पता कर रहे हैं। इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, ये क्या आएगा -42, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। चलिए जीरो का कैलकुलेशन करना नहीं है, इसलिए बताया जाता है जीरो वाले रो या कॉलम से करना चाहिए, ज़्यादा जीरो हो। अच्छा यहाँ पे पहुँचेंगे तो यह आ जाएगा -5 पोजीशन का। इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, आपके पास ये दोनों बचेगा तो 8, और इधर से लेंगे तो -30। चलिए अब इसको कैलकुलेशन किया जाए तो ये 3 और ये 46 मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? 46 को 3 से करेंगे तो 18, और 12 ये 13 आ गया -38, और इसको करेंगे तो देखिए ये आ रहा है आपका -22, तो ये आ जाएगा +110। इसको सॉल्व करके देखिए -28। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में यदि हम लोग रो को कॉलम में बदल डालेंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट सेम होगा। यानी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश, या ऐसे लिखना चाहें आप डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज, दोनों सेम है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में बच्चों, आप उसको ढूंढ के करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 कहेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ एनी टू रो या कॉलम डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। ये ध्यान रखना है, डिटरमिनेंट का साइन बदल जाएगा। क्या मतलब? हमने ये इलस्ट्रेशन के लिए जो पहले मैट्रिक्स प्रॉपर्टी 1 के लिए लिया था वही कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें मैंने जीरो को देखते हुए बताया था कि एक्सपैंडिंग अलोंग R2 आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू -28 आया। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि आपने किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे चेंज करके क्या लिखा हुआ है, हम लोग ये लगा रहे हैं कि R2 को R3 से इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी रो, या आप कॉलम में भी कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे मैंने R2 को R3 में चेंज किया है, और देखिए यहाँ पे R2 में 604 लगा, 3 की जगह पे लिया, इसको यहाँ पे ले आया। देखिए यहाँ पे 1 5 -7 यहाँ आ गया, और 6
ऐसा करने पे क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू का साइन बदल जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या दिया -28, तो कहता है कि इसमें इसका साइन उल्टा कर दीजिए, आप पॉजिटिव कर दीजिए। यदि ये पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव होता। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं। चलिए, एक्सपैंडिंग अलोंग, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है बच्चों, जब कहाँ से कर रहे हो आप। एक्सपैंडिंग अलोंग, इसमें हम लोग फिर से कर लेते हैं R3, ताकि आपको 0 मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे पोजीशन पॉजिटिव का है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट जो 1 माना है हमने, इसकी वैल्यू चेंज करने के बाद जब ये 6 लेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट में 21 और इधर से माइनस करेंगे तो -25। चलिए, 0 का तो कैलकुलेशन ही नहीं होगा, इसलिए 0 वाले रो या कॉलम से लिया जाता है। 4 ले लीजिए आप, 4 लेंगे तो क्या होगा, इसको छोड़िए, ये क्या आएगा 10, और इधर से करेंगे तो ये माइनस और ये +3 हो गया। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा -24, और ये क्या आएगा आपका 52। देखिए अब पॉजिटिव आ रहा है ना। तो क्या हुआ, मतलब कि जैसे आपने रो को, ऐसे ही आप कॉलम में भी खुद से चेक कर सकते हैं बच्चों। बहुत आसान प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, मैं यहीं पे समझा देता हूँ, बहुत आसान। इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे लिखा है 2 3 4, और यहाँ भी लिखा है 2 3 4, और यहाँ पे मान लीजिए 7 -8 और 3, कुछ भी दिया है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये वाला रो और ये वाला रो आइडेंटिकल है। यही चीज आपको कॉलम में भी देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कॉलम का नहीं रखा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 रो बराबर है, तो बिना कोई कैलकुलेशन किए आप बता देंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। आपको प्रॉपर्टी केवल लिखना है, प्रॉपर्टी यूजिंग P3, या आपको इस मेंशन कर दिए प्रॉपर्टी नंबर 3 याद नहीं है, लेकिन आप तो ये लिख सकते हैं ना कि इस डिटर्मिनेंट में R1 और R2 इक्वल है, इसलिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। दूसरा क्या लिखा है मैंने, ये बुक में नहीं लिखा, लेकिन हम लोग ये समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, अपने आप डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो हम लोगों को ये जो तीसरा प्रॉपर्टी है बहुत आसान है। एक प्रॉपर्टी इसी से मिलता जुलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि मान लीजिए, यहीं पे समझ लेते हैं कंटेंट्स, आप इसका डेफिनेशन प्रॉपर्टी 4 का देख लीजिए वो क्या कहता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि कोई भी 2 रो या कॉलम प्रोपोर्शनल हो, मान लीजिए इसमें हम लोग सबसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 6 8, तो क्या होगा, R1 और R2 दोनों प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनल आएगा तो इसका डिटर्मिनेंट 0। डिटर्मिनेंट जब प्रोपोर्शनल होगा तब भी 0। तो ये आप समझ सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 का एक और पार्ट देखिए बच्चों, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट k, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई। मान लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है आपका, ठीक है, जैसे यही डिटर्मिनेंट ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था, वही कंसीडर किया जानबूझ के जिसका आपने निकाला, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा चीज़ पढ़ लें। -28 था, सेम इलस्ट्रेशन को लिया है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि आप किसी भी कॉलम, रो या कॉलम के किसी के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, किसी एक रो, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बाकी को ऐसे होती है, एक नया हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा और हम लोग थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 - 3 और 5 ऐसे ही रख रहे हैं, और 6 0 4 ऐसे ही रख रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये -14 हो जाएगा। अब चलिए, रिजल्ट तो ये कहता है कि इसका आंसर -56 आना चाहिए। 2 टाइम्स पुराने वाले डिटर्मिनेंट, मतलब k टाइम्स कह रहा था वो। यदि आपने किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट से, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कायदे से -56 आता है। हम लोग चेक कर सकते हैं इसको, आप इसको खुद से चेक करिए, यहीं से एक्सपैंड करिएगा, देखिएगा आपको सेम आएगा। तो ये था। अब प्रोपोर्शनल वाला बता ही चुका हूँ कि मान लीजिए कि प्रोपोर्शनल होता, मान लीजिए इसमें हम लोग प्रोपोर्शनल जैसे सबका रेशियो सेम ले लेते, सपोज करिए कि इसका एक और पार्ट, इसी को हम लोग डबल कर दें, 2 का डबल 4, -3 का डबल -6, और इसका डबल 10, तो ये प्रोपोर्शनल है, आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल है, तो इसका डिटर्मिनेंट इस केस में 0 आ जाएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जहाँ ये कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को आप
किसी एक रो या कॉलम को k से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टी और सिक्स प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग फिफ्थ देखते हैं, इसी से मुख्यतः एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? इस प्रॉपर्टी को हम लोग स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी से के नाम से भी ध्यान रख सकते हैं। ये कोई ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो हम लोग काम करते हैं वो स्प्लिट करते हैं। इसमें ये ध्यान रखें, मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, सपोज करिए a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2 और a3 प्लस लैम्डा 3। और यहाँ पे है आपके पास b1, b2, b3 और यहाँ पे है c1, c2, c3। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों? देखिए, ये मान लीजिए आपके पास इसका एक वैल्यू डिटरमिनेंट निकले। ये हिडन होता है, एग्जाम में आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको आप अप्लाई करें। तो अभी देखिए ये क्या कह रखा है कि जो पहला रो है सब में एक एक अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई करा है, तो इसको हम लोग स्प्लिट करके दो डिटरमिनेंट की सम के फॉर्म में बता सकते हैं। यदि यही 3 नंबर में सम होता तो 3 में बता लेते। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर, ये ध्यान देना है, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। तो देखिए इसको हम लोग, क्योंकि पहले रो में दो दो एलिमेंट है ऐड किया हुआ, तो हम लोग इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट का सम करेंगे। पहला डिटरमिनेंट क्या लिख लेंगे? a1, a2, a3 पहले एलिमेंट से लिख लिया, b1, b2, b3 और ये c1, c2, c3। जबकि इसको हम लोग लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और ये सब दोनों का सेम ही रहेगा। बच्चों ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। c1, c2, c3 तो क्या हो गया? इसको हमने स्प्लिट करके दो पार्ट प्रॉपर्टी में यूज कर दिया। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब हम लोग प्रॉपर्टी का 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये ध्यान रखना होता है कि क्या हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, 6th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड में जरूर आता है। 4 नंबर का आता है और आप उसमें मिनिमम 2 प्रॉपर्टी यूज करना ही करना है। प्रॉपर्टी का यूज करने का मतलब होता है कि हम टारगेट की तरफ बढ़ें, हमें क्या प्रूव दैट करना है उसकी तरफ बढ़ें। और दूसरा ये ध्यान रखना है हमें कि जीरोज आए तो हमारा काम आसान हो। तो हम लोग देखते हैं इसमें 6th प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी रो को या कॉलम को हम लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस करें या ऐड करें तो हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। तो चलिए, ये हमने एग्जाम्पल 11 लिया है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग ए क्यूब प्रॉपर्टी लगा करके करते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको 0 बनाने का सोचते हैं। तो क्या करना होगा? हम लोग ऑपरेटर, और एक बार में 2 ऑपरेटर, और जिस रो में आप ऑपरेटर लगाइएगा उस कन्वेंशन है कि पहले उसको लिखना कंपलसरी है। R2 लगा रहे हैं तो R2 यहाँ पहले लिखा जाएगा। अब देखिए, इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे तो 0 आ जाएगा। बाकी नहीं देखना, आप एक को टारगेट कर लीजिए कि कैसे हम लोग 0 बनाए ताकि डिटरमिनेंट निकालने में 0 के कैलकुलेशन में हम लोग फटाफट 0 करके निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा था कि जी ith रो में ith रो प्लस k टाइम्स एनी अदर रो, या कॉलम में भी यही काम कर सकते हैं। आप कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसमें k टाइम्स करके दूसरे कॉलम को करिए। क्यों? आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? हमारा टारगेट है हम इसके पास पहुंचे, और ये कब आएगा? जब हम लोग मैक्सिमम 0 बना लेंगे किसी रो या कॉलम में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं इसके हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस -2 टाइम्स R1। आप चाहे तो ये प्लस माइनस डायरेक्ट -2 R1 लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग इसमें 3 लिखा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो फटाफट 0 हो जाएगा। तो हम लोग R3 में प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं। क्या प्रॉपर्टी है ये? R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो ये बच्चों हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक साथ मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्यों? टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए 0 बनाना ताकि हमें कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। तो देखिए हम लोग यहाँ पे टारगेट ओरिएंट, तो पहले रो में हम लोग कुछ चेंज नहीं करा तो ऐसे ही लिख देंगे a प्लस बी, और ये आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये तो हमने जानबूझ के देख के किए 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस कर दिया। यहाँ भी करिए आप 2 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए माइनस कर दीजिए, a बचेगा आपका। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में होगा क्योंकि प्लस है ना, 2a 2b 2c, माइनस करिए आप। तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 2a और प्लस b, और वो 0 हो जाएगा। अब इसको भी टारगेट से किया था कि 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस होता है, ये तो टारगेट 0 लिख दिया फटाफट। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3a 3b माइनस करिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? 3a में 6 से जाएगा तो 3a बच जाएगा।
और यहाँ देख लीजिए अब क्या हो रहा है, और ये माइनस पे 0 हो गया। अब 3 से इसमें मान लीजिए मल्टीप्लाई, 3a 3b 3c, 3c 0 हो गया। ये वाला क्या बचेगा, 7a प्लस 3b। ठीक है बच्चों, अब हम चाहते हैं कि और हम लोग इसमें, हमारा वैसे यहाँ पे 0 आ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको भी 0 बना लिया जाए। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो 0। तो फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए जितना प्रॉपर्टी लगाइएगा आपका डिटरमिनेंट उतना आसान। तो R3 में प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं और R3 में -3 टाइम्स R2 करना चाहते हैं इस बार हम। तो क्या आएगा देखिए, इसका पहला रो में कोई चेंज नहीं किया, ऐसे आप कॉपी कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है फटाफट। इसमें भी R2 में भी कोई एक ही ऑपरेटर लगाया R2, तो R2 में भी कुछ नहीं किया है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, 2a + b हो गया। इसमें चेंज किया है और ये टारगेट ओरिएंटेड चेंज किया है, तो ये आपको 0 आएगा। यहाँ दोनों 0 था इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, आज चीज कॉपी कर दिया। कुछ नंबर होता तो इसको भी कैलकुलेशन करते, यहाँ पे 0 ही आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको R2 में, फिर माइनस करना है इसमें जाके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में माइनस होता है। तो 3a में से 3 गया 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6a और 3b, माइनस करेंगे तो a बचेगा। अब देखिए बच्चों, आप इसको एक्सपैंड करिए, C1 से कर लीजिए या R3 से कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग R3 कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से भी 0, और इसके लिए लेंगे +a। अब देखिए जब इसके लिए लिया तो क्या होगा, इसको और इसको छोड़ना है आपको, मल्टीप्लाई करिए, a और a करेंगे तो a², और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -0। तो क्या आ गया, ये a3, बाकी सब 0। तो प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन को इजी कर देता है कि आप 0 ले आते हैं 6 प्रॉपर्टी लगा करके। तो देखिए हमने जितने भी कंटेंट में लिखे प्रॉपर्टी, और लिखना कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन पे के बेस्ड क्वेश्चन आता है। टारगेट की तरफ बढ़ना है, हमें क्या लाना है, प्रॉपर्टी लगाना है। एग्जाम में लिखा रहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, और आपको डिटरमिनेंट देगा, RHS में कुछ भी लिखा हो सकता है, उसकी तरफ बढ़ना है। प्रॉपर्टीज लगाने का मतलब हम लोग टारगेट की तरफ बढ़े। कैसे बढ़े, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज लेके आए किसी रो में। जैसे यहाँ पे हमने इस कॉलम में, इस रो में 2-2 जीरो ले आए, तो हमारा पर्पस आसान हो गया, कैलकुलेशन कम करना पड़ा। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब ही यही है, टारगेट की तरफ बढ़े, क्या दिया है उसकी तरफ। आज के लिए ये हमारा पार्ट 2 वीडियो हम लोग प्रॉपर्टी यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, और आप इसे अपने दोस्तों को भी बतलाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग जो अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो केवल एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर, केवल इसका एप्लीकेशन, क्योंकि बच्चों ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में मान लीजिए 4 नंबर का आएगा ही आएगा, और आपको मार्क्स लूज नहीं करने हैं। इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करने हैं। और कहीं भी कोई डाउट आए, आप एक बार 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको आसान लगने लगेगा। डाउट आए आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।